नमस्कार, मैं हूं अनुभव शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव टुडे। खास बात के एक और खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यूपी की अखिलेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 4 मुख्य सचिव हुए प्रदेश में, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा सफल और यादगार अगर किसी का कार्यकाल रहा तो वो रहा आलोक रंजन जी का। आलोक रंजन जी प्रदेश के पहले ऐसे मुख्य सचिव रहे जिन्हें सरकार ने 3 महीने का सेवा विस्तार दिया और रिटायरमेंट के बाद अब वो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं और आज खास बात में हमारे खास मेहमान हैं। आलोक रंजन जी, खास बात में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे 2014 में जब आपको मुख्य सचिव बनाया गया उत्तर प्रदेश का, सरकार की इमेज ऐसी थी कि अनुकूल माहौल नहीं था उनके लिए और कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भी सामंजस्य की कमी थी, लेकिन आप जब मुख्य सचिव बने तो आपने दोनों के बीच, सरकार और अधिकारियों के बीच एक सामंजस्य बैठाया। कितना चैलेंजिंग रहा वो? देखिए, हमारा जो काम था मुख्य सचिव बनने के बाद, वो एक तो अधिकारियों की जो टीम है उसका हम समन्वय करें, कोऑर्डिनेशन करें, और कोऑर्डिनेशन करके जो लक्ष्य सामने रखा गया है, सरकार ने रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, कैबिनेट ने रखा है, जो हमारे सामने उद्देश्य रखे हैं या जो जो योजनाओं की जिस तरीके से पूर्ति होनी वो रखा गया है, उसकी पूर्ति सब लोग मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड ढंग से जो है उसको पूरा कराएं। तो इस उद्देश्य को हम लोग ध्यान में रखते हुए मैंने पूरी टीम को एकजुट किया। मैंने उनकी समीक्षा लगातार करी, उनको अपनी तरफ से गाइडेंस दी, मॉनिटरिंग करी, मेंटरिंग करी, जिससे कि वो पूरा उद्देश्य सरकार का जो है योजना का वो समझ सकें और समयबद्ध तरीके से इन सभी योजनाओं को लागू कर सकें। सर, सवाल ये है कि मुख्य सचिव के रूप में आपने लंबा आपका कार्यकाल रहा और सबसे ज़्यादा हम कहें तो सफल आपका कार्यकाल रहा। क्या चैलेंजेस वहाँ आपको फेस करने पड़े? देखिए, मुख्य सचिव का रोल बड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मुख्य सचिव को ये भी देखना है कि जन समस्याओं का निवारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको ये भी देखना है कि फील्ड में क्या काम हो रहा है, फील्ड में वास्तव में योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। केवल कागज़ का काम मुख्य सचिव का नहीं रहता है कि केवल फाइल को डिस्पोज करे या खाली नीति बनाने में लगा रहे, और उसको ये भी देखना है जो नीति बनी है उसका कार्यान्वयन जो है वो फील्ड स्तर पे किस प्रकार हो रहा है, वास्तव में उसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो इस सब चीज़ों को मैंने ये चैलेंज की तरीके से लिख के दिया कि सचिवालय से लेकर फील्ड लेवल तक जो योजनाएं हैं, जो शासन की मंशा है, वो फील्ड तक पहुंच सके और उसके अनुरूप काम हो। तो ये एक बड़ा भारी चैलेंज था और हर फील्ड में इसको देखते हुए हमने इसको पूरा करा। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स रहे, जिसको जैसे लखनऊ मेट्रो रहा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे रहा, या बिजली 24 घंटे शहरी क्षेत्र में देने की बात रही, उन सबको मैंने विशेष रूप से मॉनिटर करके, ये बड़े भारी चैलेंजेस थे, इसको समयबद्ध के तरीके से पूरा करना था। इसको पूरा कराने में मैंने पूरी अपने अधिकारियों की टीम को साथ लगाकर इसको पूरा करने में पूरा प्रयास किया और कुछ हद तक सफलता भी मिली। और सर, हमने तो आपके कार्यकाल को देखा, आपने एक जो मिथक था उसे भी तोड़ा। कहते हैं मुख्य सचिव के बारे में ये माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री और अधिकारियों के बीच की एक कड़ी होता है, जो आपने कहा कि कागज पर योजना है, लेकिन आपने उससे अलग काम किया। हमने देखा आप हर दिन अपने दफ्तर में 1.5 से 2 घंटे आम जनता से मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे। इससे भी कहीं ना कहीं एक इमेज बनी, सरकार की एक अच्छी इमेज बनी लोगों के बीच। जी हाँ, मैं ये समझूंगा कि एक इमेज मैंने ये मुख्य सचिव की देनी चाहिए, और यही अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मैंने कहा, चाहे वो प्रमुख सचिव हों यहाँ पे, चाहे वो ज़िले स्तर पर जिलाधिकारी या एसएसपी हों, कि वो लोग पब्लिक से ज़रूर मिला करें, पब्लिक से मिल के उनकी समस्याओं को सुने और उनका निवारण सुनिश्चित कराएं। तो उसके लिए एक तरीके से, क्योंकि मैं हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का, मैंने उसका नेतृत्व इस तरीके से प्रदान किया कि मैं स्वयं मैंने निर्धारित कर दिया था समय 1.5 घंटे का करीब शाम को कि मैं पब्लिक से मिलता था। उसमें मैंने कोई पास सिस्टम नहीं रखा था सचिवालय में, जो उस दौरान आ जाए वो सीधे मुझसे आके मिल सकता था, चाहे वो गाँव से कोई गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसको कोई रोक टोक नहीं थी। और उसकी जो बात होती थी मैं कोशिश करता था कि वहीं उस पर आदेश डिक्टेट करा दूं या फ़ोन करके किसी अधिकारी को बोल दूं, जिससे उसकी समस्या का हल हो सके। तो मैं समझता हूँ इससे एक पारदर्शिता भी रही प्रशासन में और एक मैसेज ज़रूर जाती है नीचे तक कि हाँ, जनता की सुनवाई होगी, आपकी समस्याओं की सुनवाई होगी और प्रशासन उसको पूरी तरीके से हल करने में लगेगा। तो जैसे मैंने किया, फिर और अधिकारियों को मैंने मॉनिटर किया कि वो भी उस प्रकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर, आपने मेट्रो का जिक्र किया, हमने मेट्रो के एमडी कुमार केशव का भी इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने आपका नाम लिया। तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आपने मॉनिटर किया पूरे प्रोजेक्ट को, शायद वो सबसे बड़ी वजह रही कि मेट्रो समय पर बनकर तैयार हो पाई। वहाँ पर आपने किस तरीके से काम किया, क्योंकि जब आपने 4 संभाला था मुख्य सचिव का, काफ़ी कम दिन बचे थे मेट्रो के लिए। देखिए, मेट्रो तो जो मैं मुख्य सचिव बना उसके बाद ही शुरू हुआ, ये आप समझिएगा। तो उस समय पहले खाली इतना ही निर्णय तक हो चुका था कि हाँ, मेट्रो बनेगी। हम मैनेजिंग डायरेक्टर मेट्रो के हम लोगों ने चयन तक नहीं किया था, ना कोई टीम चयन की थी। उसके बाद एमडी का चयन किया, पूरे डायरेक्टर्स का चयन किया, पूरे उनके अधिकारियों की, इंजीनियर्स की टीम का चयन किया, फिर पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स बने, कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हुए एल&टी को या और बड़ी बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हुए अलग अलग, फिर पूरा डिपो बना, फिर सिविल वर्क शुरू हुए,
सिग्नलिंग सिस्टम, तमाम चीज़ें जो हैं वो सब इसी दौरान हुआ। हमने केवल ये किया था कि एक लक्ष्य रख लिया था कि इसको इस तारीख तक पूरा होना है। जैसे हमने कहा था 1 दिसंबर 2016 तक ट्रायल रन हो जाना चाहिए। उससे हमने बैकवर्ड वर्क करके हर एक्टिविटी का टाइम शेड्यूल बना लिया था, एक एक एक्टिविटी का विस्तृत रूप से टाइम शेड्यूल बना लिया था कि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। और उसका प्रेजेंटेशन मेरे सामने एमडी मेट्रो, उनकी टीम जो है, हर सप्ताह सोमवार के दिन किया करती थी। हर सोमवार को मैं समीक्षा करता था और उसी में फिर हम लोग देखते थे कितना काम हुआ, कोई क्या बचा क्या नहीं बचा। और अगर उनको कोई निर्णय शासन स्तर से चाहिए होते थे तो वो हम अधिकारियों को भी उस बैठक में बुला के वहीं वो निर्णय करा देते थे, जिससे कि बेकार में फाइल इधर से उधर जाए और उसमें समय व्यतीत हो, ये ना होने पाए। मेरे ख्याल यही कारण रहा कि उसको बड़ी प्रोफेशनल ढंग से हम लोग मेट्रो को मैनेज कर सके और समय से पूरा कर सके। और ये देश के लिए एक उदाहरण भी है, जिस तरीके से आपने काम किया, आपकी टीम ने काम किया, कि कोई भी प्रोजेक्ट समय से पहले बन गया और लागत भी बच गई। जो लागत तय थी उसी लागत में बनकर तैयार हो गया। सरकार में हमेशा ये रहा है कि प्रोजेक्ट अपने टाइम से बहुत अधिक समय अधिक ले लेते हैं और उसमें टाइम ओवररन, कॉस्ट ओवररन हो जाता है, दोबारा से एस्टिमेट बनता है, कहीं कहीं तो एस्टिमेट 2 गुना 3 गुना हो जाते हैं बाद में, और 2 साल का प्रोजेक्ट जो है वो 8-8 साल में पूरा होता है। ये सरकार की आम धारणा लोगों के मन में रहती है, लेकिन हमने इससे अलग करके काम करके दिखाया, एक नया वर्क कल्चर यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ। और जैसे मेट्रो करा, उसी तरह से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे भी हमने 22 महीने के अंदर पूरा करके दिखा दिया, जो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड टाइम में हमने पूरा किया। तो इसी प्रकार और भी प्रोजेक्ट हों, चाहे वो IT सिटी का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो जनरेश्वरेश्वरा पार्क का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ताजगंज प्रोजेक्ट आगरा का हो, चाहे वो बाइसिकल हाईवे का प्रोजेक्ट हो, इन सारे प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग हमने इस प्रकार की कि उस समयबद्ध तरीके से पूरे हों और एक नई कार्य संस्कृति पैदा हुई। और शायद सर, आप जिस तरीके से आपकी कार्यशैली रही, यही वजह रही कि मुख्यमंत्री ने 3 महीने का सेवा विस्तार आपको दिया। यूपी में और कोई मुख्य सचिव इससे पहले हुआ नहीं जिसको सेवा विस्तार दिया हो सरकार ने। ये मेरी वो सौभाग्य रहा कि मुझे सेवा विस्तार मिला और उस सेवा विस्तार में मुझे और अधिक काम विकास की योजनाओं में करने का मौका मिला। सर, आप तमाम पदों पर रहे, DM भी रहे जिलों में, प्रमुख सचिव भी रहे, PC भी रहे, मुख्य सचिव भी रहे, अब मुख्य सलाहकार हैं। अपने काम से आप सबसे ज़्यादा संतुष्ट कहाँ पर हुए? कहाँ आपको लगा कि हाँ, आपने सबसे बेहतर काम किया? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा संतोष मिलता है, क्योंकि आप हर विभाग को देख रहे होते हैं ऊपर से और हर विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं को आप लागू कर सकते हैं, अपनी गाइडेंस दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। एक दिशा आपके मन में होती है जो आप सोचते हैं कि हाँ, इस विभाग में ये होना चाहिए, तो वो दिशा आप उस विभाग को दे सकते हैं और कर सकते हैं। तो मेरे को तो मुख्य सचिव का कार्यकाल इसलिए बहुत ही अपना संतोषजनक रहा, क्योंकि हर क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, हर एक में मैं अपना योगदान जो है दे सका। इसी प्रकार जिलाधिकारी का पद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं 5 जिलों का जिलाधिकारी रहा अपने कार्यकाल में और उस दौरान भी मैंने पाया कि वहाँ भी जो प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव का रोल रहता है, वैसे जिले स्तर पर जिलाधिकारी का रहता है और वो भी हर विभाग के योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराता है। तो वो भी मेरे बहुत ही संतोषजनक पाया। सर, 1978 में जब आप IAS में सेलेक्ट हुए, तब आपने जो सोचा होगा कि मैं IAS बनकर ये चीज़ें करूँगा, क्या 38 साल का जो आपने का करियर रहा उसमें वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करा पाए या कहीं कुछ आपको लगता है कि कुछ छूट गया? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते थे कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, वो इतना जानकारी भी नहीं रहती जब आप सर्विस एंटर करें। लेकिन एक मन में ये थी, इच्छा थी, पूरी एक आइडियलिज्म था कि पूरे ईमानदारी से, पूरी मेहनत से काम करके बदलाव लाएंगे, समाज में बदलाव लाएंगे, सरकार की योजनाओं में बदलाव लाएंगे, जिससे कि आम आदमी की बेहतर सुविधा मिल सकें, प्रदेश का बेहतर विकास हो सके, इसमें अपना पूरा योगदान दे सकेंगे। तो इसमें समय समय पर जो भी पद मिला उसमें मैंने यही प्रयास किया और काफ़ी सफलता भी मिली। मैं ये नहीं कह सकता कि जहाँ हम लोग 10 काम लेके चले हों तो 10 में सफलता मिली होगी, लेकिन अधिकांश मिली। और इतने 38 साल के अपने कार्यकाल के बाद भी मुझे संतोष है कि हाँ, इसमें अपने सर्विस कार्यकाल में काफ़ी कुछ जैसा मैं चाहता था करना वैसा मैं कर सका। सर, आपका जो सक्सेस का मूल मंत्र है वो क्या रहा? क्योंकि जो हमारे तमाम यूथ जो व्यूवर्स होंगे वो ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, वो भी अगर उन्हें कुछ टिप्स मिल जाए तो शायद वो भी कुछ बेहतर कर पाएँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप प्रशासन में आपको डील करना पड़ता है पब्लिक से, पीपल हर जगह। आपके अधिकारी होते हैं आपके नीचे, आपके अधिकारी आपके साथ के होते हैं, आपसे सीनियर भी होते हैं, साथ ही साथ जन समस्याओं को आपको डील करना है। जो भी विभाग आपको मिलता है उसमें आपको जन समस्याओं से आपको डील करना है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये ज़रूर हो रही है कि पब्लिक के लिए आपको खुला रहना चाहिए हमेशा। पब्लिक की क्या ग्रीवेंसेस हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, वो आप तक पहुंचनी चाहिए और वो आपको बिना संकोच उसको लेना चाहिए। चाहे कोई भी उसको बात रखे, इतना ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए कि लोग आपके सामने वो बातें रख सकें और फिर उन समस्याओं का निवारण करने के लिए पूरा एक योजना बनानी चाहिए, क्रियान्वयन करना चाहिए और प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ पब्लिक के लिए सेंसिटिव होना
और पब्लिक सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित कराना, ये एक मूल मंत्र है प्रशासन का। सर, आपने केंद्र में भी काम किया, यूपी में भी आप तमाम पदों पर रहे, मुख्य सचिव रहे और अब मुख्य सलाहकार हैं। कहाँ पर आपको ज़्यादा फ्रीडम रहा काम करने का, केंद्र में या राज्य में? नहीं, मैं वहाँ भी रहा, यहाँ भी रहा। अलग अलग होता है काम करने का तरीका केंद्र और राज्य में। राज्य में आप काम से बड़े नज़दीक रहते हैं, आप जो भी योजना करते हैं तुरंत उसका आपको असर दिखाई पड़ता है। केंद्र में थोड़ा, क्योंकि पूरे देश का आप देखते हैं तो थोड़ा उतना आपको इमीडिएट आप जो भी निर्णय लेते हैं उतना आपको असर नहीं पता चलता कि क्या फील्ड में हुआ अथवा नहीं हुआ। आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन वगैरह ज़्यादा करते रहते हैं। तो दोनों के अलग अलग सिस्टम है, लेकिन वहाँ इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, वो एक लाभ है भारत सरकार की पोस्टिंग में, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर उतना प्रदेश में रह के नहीं मिलता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रदेश में रह के काम करने के मुझे बहुत अधिक आनंद आया, क्योंकि उसमें वास्तव में ये लगा जैसे कि आप ड्राइविंग सीट में बैठे हो और काम को कर रहे हो। चलिए, फिलहाल खास बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आलोक रंजन जी से जानेंगे कि मुख्य सलाहकार अब वो मुख्यमंत्री के हैं और ऐसे में अब वो अपने सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं। फिलहाल एक ब्रेक।